द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्वी मोर्चा अकल्पनीय क्रूरता का दृश्य था, जहां यूरोप पर नियंत्रण के लिए एक सख्त संघर्ष में लाखों लोगों की जान चली गई। इस विनाश के बीच सोवियत महिलाओं ने नाजी आक्रमण का विरोध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध मशीन को पीछे से समर्थन दिया और साथ ही स्नाइपर, पायलट और मोर्चे पर लड़ने वाले योद्धाओं के रूप में हथियार भी उठाए। संक्षेप में, उनका इस युद्ध पर एक बहुत बड़ा प्रभाव था। हालांकि उनकी बहादुरी और समर्पण की भयानक कीमत चुकानी पड़ी। दुख की बात है कि जो महिलाएं जर्मनों के हाथों में पड़ गईं, उन्हें अपमान से लेकर शोषण तक युद्ध की सबसे भयानक और अकथनीय घटनाओं का सामना करना पड़ा। अंत में यह सब हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इन महिलाओं का क्या हुआ, जिन्होंने अपनी वीरता के बावजूद जर्मन सेना द्वारा कैद कर लिया गया, और उन्होंने इन महिलाओं के साथ वास्तव में क्या किया। भूले हुए सैनिक, सोवियत सेना में महिलाएं। जब नाजी जर्मनी ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो लाल सेना ने अपने आप को एक बेरहम दुश्मन के सामने पाया, जो उसके पूरे राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करने और सबसे क्रूर तरीके से उसकी आबादी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। जवाब में सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों को मातृभूमि की रक्षा के लिए आह्वान किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने बड़ी संख्या में जवाब दिया, और इस तरह सोवियत सैन्य मशीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आधुनिक इतिहास में महिलाओं की सशस्त्र बलों में भागीदारी अभूतपूर्व थी। युद्ध के दौरान 8 लाख से अधिक महिलाओं ने लाल सेना में भर्ती होकर पुरुषों के लिए आरक्षित माने जाने वाले पारंपरिक भूमिकाओं को निभाया और रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती दी। महिला सैनिकों ने घातक स्नाइपर, साहसी मेडिक्स, रेडियो ऑपरेटर, पायलट और पैदल सैनिक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका योगदान महिला स्नाइपर इकाइयों और विमानन दस्तों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जहां उन्होंने सटीकता और साहस दिखाया जो उनके पुरुष साथियों के बराबर था, और यहां तक कि कहा जाता है कि उनसे आगे निकल गया। इन नायिकाओं में ल्यूडमिला पावलिचेंको जैसे नाम उभर कर आते हैं, जिन्होंने एक स्नाइपर के रूप में 300 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया, और मरीना रस्कोवा, जिन्हें सोवियत एमेलिया एयरहार्ट कहा जाता था, जिन्होंने महिला नाइट बॉम्बर रेजिमेंट की स्थापना की, जिसे जर्मनों ने नाइट विचेज का उपनाम दिया। ये बहादुर महिलाएं अपनी मातृभूमि के लिए अंत तक लड़ीं और एक विनाशकारी युद्ध और एक काफी रूढ़िवादी युग में अपनी क्षमता साबित करने और लैंगिक बाधाओं को तोड़ने के लिए भी संघर्ष किया। हालांकि युद्ध के मैदान में उनके सामने आने वाले खतरे भारी थे। गोलियों और बमों के अलावा महिला योद्धाओं को पता था कि दुश्मन के हाथों में पड़ना न केवल एक सैन्य हार थी, बल्कि एक व्यक्तिगत निंदा भी थी। पकड़े गए पुरुषों के विपरीत, जिन्हें मार दिया गया या जेल शिविरों में भेज दिया गया, महिलाओं को शारीरिक हिंसा से परे हिंसा का सामना करना पड़ा, जो उनकी मानवता को नष्ट करने के उद्देश्य से थी। पकड़ी गई सोवियत महिलाओं के साथ व्यवहार, यह कहा जा सकता है, वैचारिक घृणा और चरम स्त्री द्वेष का मिश्रण था। जैसा कि सर्वविदित है, नाजियों के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा घृणित थी, और जो महिलाएं इसे बचाने के लिए लड़ीं, उन्हें विकृतियां माना जाता था। इस अमानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों को सही ठहराने की अनुमति दी। सालों बाद एकत्र किए गए गवाहियों से पता चलता है कि उन्होंने जिन भयानक चीजों का सामना किया, सार्वजनिक अपमान, मनोवैज्ञानिक यातना और व्यवस्थित यौन हिंसा। कब्जे की कहानियां अक्सर एक सामरिक गलती या एक बेरहम घेराबंदी के साथ शुरू होती थीं। जर्मन सैनिकों ने अपने कैदियों में महिलाओं की पहचान करने पर तुरंत उन्हें पुरुषों से अलग कर दिया और उनकी गरिमा को छीनने के साथ एक अपमानजनक प्रक्रिया शुरू की। सोवियत महिलाओं के लिए कब्जे का मतलब था दुश्मन से बचने के लिए संघर्ष, और साथ ही उस मूक दुश्मन से भी जो हमारे भीतर रहता है, हमारा अपना मस्तिष्क। उन्होंने अपनी पहचान और मानवता के पतन को रोकने के लिए संघर्ष किया। इस सब के बावजूद इन महिलाओं ने हमेशा अकल्पनीय परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाया। कैद और अमानवीयकरण, नाजी विचारधारा बनाम सोवियत महिला युद्धबंदी। नाजी विचारधारा के संदर्भ में जो चीज उनकी मशीनरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, वह थी जातीय श्रेष्ठता में विश्वास और उन लोगों का अमानवीकरण जिन्हें हीन माना जाता था।
हिटलर के शासन के लिए सोवियत सैनिक योग्य दुश्मन नहीं थे, बल्कि अवमानवीय प्राणी थे। यह घृणा सोवियत महिला योद्धाओं के प्रति और भी अधिक चरम थी, जिन्हें किसी भी प्रकार के सम्मान या मानवता से वंचित कर दिया गया था। नाजी शासन ने सोवियत महिलाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए नारीत्व के गद्दार और पतित विचारधाराओं की वाहक के रूप में देखा। इस दोहरी वैचारिक और लैंगिक निंदा ने नाजियों की नजर में उनके साथ क्रूर व्यवहार को सही ठहराया। पश्चिमी युद्ध बंदियों जैसे कि ब्रिटिश या अमेरिकी के विपरीत, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण अपेक्षाकृत बेहतर व्यवहार मिला, पकड़े गए सोवियत सैनिकों को एक बर्बर भाग्य का सामना करना पड़ा। महिलाओं को इसके अलावा और भी निर्दयी यातनाएं झेलनी पड़ी, जिसमें शारीरिक शोषण के साथ साथ पूर्ण अमानवीयकरण भी शामिल था। कब्जे के पल से ही सोवियत महिला कैदियों को उनके अधिकारों, पहचान और गरिमा से वंचित कर दिया गया। जेल शिविरों में उन्हें गार्ड के सामने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता था, जो अपनी शक्ति को अपमान के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश करते थे। एक जीवित बची हुई महिला, जिसे अन्याय के नाम से पहचाना गया, ने याद किया, वे हमें ऐसे देखते थे जैसे हम कोई मवेशी हों। चाहे हम कितना भी संघर्ष करते या रोते, वे हंसते थे, क्योंकि उनके लिए हम इंसान नहीं थे। गवाहियां अन्य राष्ट्रीयताओं की महिलाओं के प्रति असमान व्यवहार की भी बात करती हैं। जबकि फ्रांसीसी या पोलिश कैदियों को हालांकि मजबूरन मजदूरी करनी पड़ती थी, उन्हें अपने परिवारों से पत्र या पैकेज मिल सकते थे। सोवियत महिलाओं को जानबूझकर अलग थलग कर दिया गया और बाहरी दुनिया से संपर्क से वंचित कर दिया गया। यह अलगाव उनकी पहचान, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों, को मिटाने का प्रयास था और नाजी कथा को मजबूत करने के लिए कि सोवियतों को विश्व व्यवस्था में कोई स्थान नहीं था। आश्चर्यजनक नहीं है कि शारीरिक क्रूरता कैद का अभिन्न अंग थी। उस समय की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे सोवियत महिला कैदियों को व्यवस्थित रूप से यातनाएं दी जाती थीं, जानकारी हासिल करने के लिए और सिर्फ गार्ड के मनोरंजन के लिए। उन्हें बुनियादी भोजन और स्वच्छता सुविधाओं से वंचित कर दिया गया, जिससे बीमारियां फैलती थीं जिनका शायद ही कभी इलाज किया जाता था। एक कैदी, जिसे नीना के नाम से जाना जाता है, ने अपने संस्मरणों में लिखा, कुछ दिन ऐसे थे जब वे हमें फफूंद लगी रोटी के टुकड़े देते थे। हम मरने से बचने के लिए उन्हें खाते थे, लेकिन हर कौर यह याद दिलाता था कि हम उनके लिए सिर्फ छाया से ज्यादा कुछ नहीं थे। इन महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा भी युद्ध का एक हथियार बन गई। बाद के शोधकर्ताओं द्वारा एकत्र की गई गवाहियां इन अपराधों के पैमाने को उजागर करती हैं, जिसमें व्यक्तिगत पीड़ा के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विनाश की जानबूझकर की गई रणनीति का भी पता चलता है। नाजियों के लिए हिंसा का यह रूप न केवल महिलाओं को अधीन करने के लिए था, बल्कि दुश्मन को वर्चस्व का संदेश देने के लिए भी था। इस क्रूरता के बीच कुछ महिलाओं ने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। रोटी का एक टुकड़ा साझा करना, धीरे से सोवियत गीत गाना या सिर्फ अपने उत्पीड़कों की नजरों में देखना, ये प्रतिरोध के छोटे लेकिन अदम्य भावना को दिखाने वाले कार्य थे। नाजी शासन ने एक ऐसी प्रणाली बनाई थी जो सोवियत कैदियों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। हालांकि तमारा इवानोवा जैसी जीवित बची हुई महिलाओं के वक्तव्य, जिन्होंने सालों बाद लिखा, वे हमें मिटाना चाहते थे, लेकिन वे मेरी धरती और मेरे लोगों के प्रति प्यार को नहीं छीन सके, यह दिखाते हैं कि सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी कई लोग आशा की एक चिंगारी को बचाए रखने में कामयाब रहे। इतिहास का यह काला अध्याय नाजी शासन की क्रूरता को उजागर करता है, लेकिन यह हमें उन महिलाओं की अदम्य ताकत के बारे में भी सिखाता है, जिन्होंने अकल्पनीय का सामना करने के बावजूद गहरे अंदर तक प्रतिरोध किया। हालांकि यह वही एकमात्र चीज नहीं थी जिसका सामना सोवियत महिलाओं को जर्मन सेना के हाथों में पड़ने पर करना पड़ा। अंदर से भय, तीसरे रेह में लैंगिक हिंसा और यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ताकि सोवियत महिला कैदियों को वश में किया जा सके, उन्हें अपमानित किया जा सके और उनका अमानवीकरण किया जा सके। यह प्रथा, हालांकि दस्तावेजों में औपचारिक रूप से नहीं लिखी गई थी, जर्मन सेना के भीतर अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित की गई थी। पकड़ी गई सोवियत महिलाओं को अभूतपूर्व क्रूरता का सामना करना पड़ा, जहां उनके शरीर वैचारिक वर्चस्व और शक्ति के प्रदर्शन के लिए युद्ध के मैदान बन गए। यह माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई यौन हिंसा
सिर्फ अनियंत्रित सैनिकों का व्यक्तिगत कृत्य नहीं थी। ये इससे आगे बढ़कर थी। यह दुश्मन के मनोबल को तोड़ने और उन लोगों की आत्मा को नष्ट करने की रणनीति का हिस्सा थी जो सोवियत संघ के लिए लड़े थे। एंटनी बीवर जैसे इतिहासकारों ने दस्तावेज किया है कि कैसे नाजी सैनिक सोवियत महिलाओं को दोहरे बदले का लक्ष्य मानते थे, कम्युनिस्ट होने के लिए और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए। उनके कब्जे के पल से ही कई सोवियत महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया। कैद की स्थितियों ने न केवल इन अत्याचारों को प्रोत्साहित किया बल्कि उन्हें सामान्य बना दिया। 1943 की रेड क्रॉस की रिपोर्ट में वर्णन किया गया है, सोवियत महिला कैदियों को अक्सर पूछताछ के लिए चुना जाता था, जो शारीरिक और यौन हिंसा को छुपाने के लिए एक शब्द था जिसने उन्हें शरीर और आत्मा दोनों में अप्रत्याशित बना दिया। मरीना पेट्रोवना, जिसे 1942 में पकड़ा गया था, ने सालों बाद याद किया, उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि वे हमसे बात करवाएंगे, लेकिन वे जानकारी नहीं चाहते थे, वे हमें नष्ट करना चाहते थे। उनके शब्द कई महिला कैदियों की वास्तविकता को दर्शाते हैं। उन्हें इंसान नहीं बल्कि अपने कैदियों की शक्ति की भूख को संतुष्ट करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता था। एकाग्रता और कैद शिविरों में यौन हिंसा अमानवीकरण की व्यापक नीति का हिस्सा थी। कई मामलों में महिला कैदियों को सैनिकों के सामने नग्न होने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उन्हें ऐसे देखते थे जैसे वे कोई वस्तु हों। एक नाजी अधिकारी विल्हेम वॉनेच की डायरियों में दर्ज एक भयावह जिज्ञासा में उल्लेख किया गया है कि कुछ महिलाओं को यौन शोषण से पहले उनकी नंगी त्वचा पर नंबर लगाकर लेबल किया जाता था। ऑश्विट्ज़, बर्गन-बेल्सेन और अन्य शिविरों में पकड़ी गई महिलाओं को अक्सर विशेष बैरकों में ले जाया जाता था, जिन्हें सैनिकों के बीच आनंद कोठरी के रूप में जाना जाता था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन्हें काम के क्षेत्र के रूप में सही ठहराया गया था। यह झांत है कि कई कैदी इन बैरकों से जीवित कभी नहीं लौटे। वेलेंटीना ग्रिगोरिएवा का गवाही, जिसे पकड़कर पूर्वी प्रशिया के एक शिविर में ले जाया गया था, इस वास्तविकता की एक भयावह झलक प्रदान करता है। कुछ रातें ऐसी थीं जब हम छिपने की कोशिश करते थे, बिस्तरों के नीचे गड्ढे खोदते थे या बीमार होने का नाटक करते थे, लेकिन वे हमेशा हमें बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लेते थे। हम उनके लिए महिलाएं नहीं थे, हम छायाएं थे जिन्हें वे जब चाहें कुचल सकते थे। एक और प्रतीकात्मक मामला ओल्गा पी का है, जिसे डाचाओ के पास एक कारखाने में मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सालों बाद उसने बताया कि कैसे सैनिक हर शिफ्ट के अंत में सबसे कम उम्र की महिलाओं को रात्रि मनोरंजन के लिए चुनते थे। हर दिन एक मौत की सजा थी, उसने याद किया। नाजियों को पता था कि इसका मानव मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और इस हिंसा का उपयोग शारीरिक नुकसान से आगे बढ़कर था। महिला कैदियों को एक मनोवैज्ञानिक टूटन का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें आशा और यहां तक कि जीवित रहने की इच्छा भी खो दी। कई लोग सिफिलिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए, जिसने न केवल उनके शरीर को कमजोर किया बल्कि उन्हें और भी अधिक अपमान का लक्ष्य बना दिया। एक सोवियत डॉक्टर, जिसने 1945 में जीवित बचे लोगों का साक्षात्कार लिया, ने बताया कि कैसे कई महिला कैदी वापस लौटी। उनके बाल झड़ गए थे, उनके शरीर पर बिना ठीक हुए फ्रैक्चर थे और गंभीर कुपोषण के लक्षण दिख रहे थे। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह थी उनकी आंखों में खालीपन, जैसे वे अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। नाजियों द्वारा थोपी गई अलगाव ने इस पीड़ा को और बढ़ा दिया। महिलाएं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थीं, यहां तक कि अपने साथी कैदियों पर भी नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके साथ विश्वासघात किया जाएगा। इस मजबूर अलगाव ने अकेलेपन और दर्द के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। हाल के शोध से पता चला है कि कुछ नाजी अधिकारियों ने महिला कैदियों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल किया। 2017 में जर्मन अभिलेखागार द्वारा डिक्लासिफाइड किए गए दस्तावेजों में सबूत मिले कि कुछ सोवियत महिला कैदियों को यौन यातना दी गई थी, जिसे उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि पूछताछ से पहले उन्हें कमजोर किया जा सके। सबसे परेशान करने वाले मामलों में से एक केवल तानिया के रूप में पहचानी गई एक महिला का था, जिसे एक घात लगाने के बाद पकड़ा गया था। अभिलेख बताते हैं कि उसकी यातना में शारीरिक और यौन विकृति शामिल थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी सैन्य इकाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यह प्रतिरोध का स्तर उसके कैदियों को भी चौंका दिया। एक जर्मन कमांडर द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट के अनुसार,
जिसने उसकी जिद्दी चुप्पी का वर्णन किया। इन सभी अपराधों की भयावहता के बावजूद बहुत कम अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया गया। नूरनबर्ग ट्रायल्स में यौन हिंसा को एक विशिष्ट अपराध के रूप में संबोधित नहीं किया गया, जिससे कई जीवित बचे लोगों को आवाज और न्याय से वंचित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक चूक की समकालीन इतिहासकारों और कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की गई है, जो तर्क देते हैं कि इन अपराधों को स्वीकार करना पीड़ितों की स्मृति को सम्मान देने के लिए महत्वपूर्ण है। इरीना जायत्सेवा, जिन्होंने 1947 में एक सोवियत अदालत के सामने गवाही दी, के शब्द इस अन्याय को दर्शाते हैं। उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हमें नष्ट किया और फिर हमें भुला दिया। अब हमारे लिए कौन बोलेगा? हालांकि कई सैनिक चुपचाप पीड़ित हुए, लेकिन कुछ ने जीवित रहने और अपने जीवन को फिर से बनाने के तरीके ढूंढे। उनकी गवाहियां बर्बरता के सामने मानवीय प्रतिरोध की क्षमता को दर्शाने का एक तरीका है। यह याद करना अविश्वसनीय है कि कैसे यह यौन हिंसा इन महिलाओं के सार को नष्ट करने में सफल नहीं हुई, जिनकी स्मृति पूर्ण अमानवीयकरण के सामने प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में बनी हुई है। रीच में जबरन श्रम, गुलामी। नाजी प्रणाली के तहत जबरन श्रम उनके युद्ध प्रयासों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था। जैसे जैसे जर्मन पुरुषों को मोर्चे पर भेजा गया, राइख को फैक्ट्रियों, खेतों और अन्य आवश्यक उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में पकड़ी गई सोवियत महिला कैदियों को एक संसाधन के रूप में बेरहमी से शोषित किया गया। अपने घरों से हजारों मील दूर स्थानांतरित इन महिलाओं ने खुद को अत्यधिक श्रम, भूख और अमानवीय परिस्थितियों के चक्र में फंसा हुआ पाया। यह उल्लेख करना जरूरी है कि जबकि कई महिला कैदियों का भाग्य यौन हिंसा से जुड़ा था, जबरन श्रम के लिए नियत की गई महिलाओं को एक अलग ही आतंक का सामना करना पड़ा। जबकि उनके शरीर को प्रत्यक्ष अपमान के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया, शारीरिक थकावट और शोषण ने उन पर एक अमिट निशान छोड़ा। सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण के पहले महीनों से नाजी बलों ने हजारों महिलाओं को बंदी बना लिया, जिन्हें राइख के युद्ध प्रयास के लिए आवश्यक श्रमिक के रूप में चिन्हित किया गया। इन कैदियों को मालगाड़ियों में परिवहन किया गया, ऐसी परिस्थितियों में जो मुश्किल से उनकी जीवन रक्षा की गारंटी देती थी। एक जर्मन रिपोर्ट जो 1942 की है, इस बात का विवरण देती है कि कैसे कैदियों को कई हफ्तों तक बिना उचित भोजन और पानी की यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वे सर्दी के कठोर ठंड को सहन कर रहे थे। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो महिलाओं को शस्त्रागार, फैक्ट्रियों, कृषि बागानों और औद्योगिक कार्यशालाओं में वितरित कर दिया गया। कई मामलों में ये सुविधाएं सीधे युद्ध प्रयास से जुड़ी हुई थीं। एक प्रमुख उदाहरण है ऑग्सबर्ग में स्थित मेसर्शमिट फैक्ट्री, जहां युद्धक विमान तैयार किए जाते थे। वहां सैकड़ों सोवियत बंदी प्रत्येक दिन 16 घंटे तक काम करते थे और उन्हें निरंतर सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की जाती थी। टातियाना एम, एक कैदी जिसने शस्त्रागार फैक्ट्री में काम किया, ने अपनी अनुभवों का वर्णन किया। हमें सूर्योदय से पहले उठाया जाता और पंक्तियों में काम पर भेजा जाता, जैसे हम जानवर हों। मशीनों का शोर इतना तेज था कि हम थकान से लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हम जानते थे कि अगर हम गिरते हैं तो हमें खींचकर बाहर निकाला जाएगा और हम कभी अपने साथियों को नहीं देख पाएंगे। श्रम शिविरों में जीवन हमेशा जीवित रहने की चुनौती होती थी। महिलाओं को अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले बैरकों में रखा जाता था, जो कमजोर लकड़ी से बने होते थे और उनमें उचित हीटिंग नहीं होती थी। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता था और कई कैदी एक दूसरे को गले लगाकर सोते थे ताकि वे अपनी शरीर की थोड़ी गर्मी साझा कर सकें। भोजन की कमी थी और जो भोजन मिलता था वह निम्न गुणवत्ता का होता था। एक सामान्य राशन में एक कठोर रोटी का टुकड़ा और आलू की छिलकों से बनी पतली सूप होती थी। इस आहार के कारण लंबे कार्य घंटों के साथ मिलकर कैदी जल्दी कमजोर हो जाते थे। गलीना एफ का बयान, जिसने बवेरिया के एक खेत में काम किया, इन परिस्थितियों को दर्शाता है। हमें इतना कम भोजन दिया जाता था कि हम कभी कभी चुकंदर के छिलके या जो कुछ भी खाने योग्य पाया जाता उसे चुराने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर हमें पकड़ लिया जाता तो गार्ड हमें पीटते थे या हमें कई दिनों तक राशन से वंचित कर देते थे। बीमारियां आम थीं और चिकित्सा देखभाल लगभग इनएग्जिस्ट थी। निमोनिया, तपेदिक और संक्रमण तेजी से बैरकों में फैलते थे, जहां खराब स्वच्छता साफ दिखाई देती थी। जीवित रहने वालों के बयान बताते हैं कि कई महिलाएं अपनी कमजोरी के कारण काम करने में असमर्थ हो गईं और उन्हें अन्य सुविधाओं में भेज दिया गया।
जिनसे कुछ ही वापस आईं। सोवियत महिला बंदियों का श्रम न केवल जर्मन युद्ध अर्थव्यवस्था को समर्थन देता था, बल्कि सैन्य उत्पादन में भी सीधा योगदान करता था। शस्त्रागार फैक्ट्रियों में महिलाओं को गोलियों, विमानों और टैंकों को जोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, उत्पाद जो बाद में उनके अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। विडंबना यह है कि कुछ महिला बंदियों ने युद्ध प्रयासों को अंदर से सैबोटाज करने का प्रयास किया। दस्तावेजों में ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां महिलाओं ने जानबूझकर गोला बारूद में दोष जोड़ा या महत्वपूर्ण हिस्सों की असेंबली धीमी कर दी। एक बंदी, जिसे लेना 5 के नाम से पहचाना गया, ने कई सालों बाद बताया, हमें पता था कि हमारे हाथ हमारे लोगों की मौत का निर्माण कर रहे थे, इसलिए कभी कभी हम एक हिस्से को गलत तरीके से मोड़ते थे या एक स्क्रू को ठीक से नहीं कसते थे। यह खतरनाक था, लेकिन यह हमारी प्रतिरोध का तरीका था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ बंदियों ने जर्मन श्रमिकों से संपर्क करने में कामयाबी पाई जो नाजी शासन से जुड़े नहीं थे। दुर्लभ मामलों में इन श्रमिकों ने उन्हें दोषपूर्ण भागों को छिपाने में मदद की या उन्हें थोड़ी मात्रा में भोजन भी दिया। ये मानवीयता के छोटे छोटे संकेत थे, हालांकि कम थे, जो निराशा के बीच राहत प्रदान करते थे। हालांकि जबरन श्रम एक विनाशकारी भाग्य था, कई महिलाओं ने महसूस किया कि उन्होंने इससे भी बड़े दुखों से बचने का मौका पाया। शारीरिक शोषण, हालांकि क्रूर था, उन्हें कम से कम जीवित रहने का एक मौका देता था। इसके विपरीत जो महिलाएं निरंतर यौन हिंसा का सामना कर रही थीं, 1943 का एक रेड आर्मी दस्तावेज जो मुक्त की गई बंदियों के साक्षात्कारों पर आधारित था, ने उल्लेख किया, फैक्ट्रियों या खेतों में भेजी गई महिलाएं जीवित लौटने की अधिक संभावना रखती थीं। हालांकि उनका जीवन दुखी था, वे उन्हीं स्तर की मानसिक यातना का सामना नहीं करती थीं जैसा कि जो विशेष बैरकों में भेजी गई थीं। हालांकि शत्रु के लिए काम करने का मानसिक असर अत्यधिक था। महिला बंदियों ने महसूस किया कि वे अपने देशद्रोह कर रही थीं, भले ही वे यह दबाव में कर रही थीं। यह द्वैतता मानसिक घाव छोड़ गई, जिन्हें कई लोगों ने अपने जीवन भर महसूस किया। हाल के अध्ययन ने जर्मन कंपनियों और जबरन श्रम प्रणाली के बीच के संबंधों पर नई रोशनी डाली है। गोपनीय दस्तावेजों से पता चला है कि कंपनियों जैसे सीमेंस, बायर और फोल्क्सवैगन ने गुलामी श्रम से भारी लाभ कमाया, जिसमें सोवियत महिलाओं का श्रम भी शामिल था। एक सीमेंस दस्तावेज जो 1944 का है, में यह उल्लेख किया गया है कि महिला बंदियों को उत्तम परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया ताकि उत्पादन अधिकतम किया जा सके। हालांकि बाद के साक्षात्कार इन दावों का विरोध करते हुए अनगिनत घंटों और निरंतर दुराचार का वर्णन करते हैं। बर्लिन के पास एक खेत में रिकॉर्ड्स मिले थे जिनमें सोवियत महिलाओं को कृषि श्रमिकों के रूप में इस्तेमाल करने का विवरण था। इन फाइलों में श्रम दक्षता पर नोट्स थे, जिसमें यह विवरण था कि कैदी कितने एकड़ भूमि को कवर कर सकती थी इससे पहले कि वे थक कर गिर जाएं। इन आंकड़ों का उपयोग दंड लगाने या राशन घटाने के लिए किया जाता था यदि लक्ष्य पूरा नहीं होता था। हम कह सकते हैं कि जबरन श्रम प्रणाली ने इतिहास पर और उन सोवियत महिलाओं के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है जिन्होंने इससे बचने में सफलता पाई। हालांकि कुछ महिलाएं घर वापस लौटने में सफल रहीं, अधिकांश को समाज में फिर से समाहित होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई महिलाओं को पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं और शत्रु के लिए काम करने के आघात का सामना करना पड़ा। जर्मन युद्ध प्रयास इन महिलाओं की पीठ पर बनाया गया था, जिनकी कहानी यह चेतावनी देती है कि युद्ध के समय में अमानवीकरण कितनी दूर तक जा सकता है। नरक में प्रतिरोध, साहस और विद्रोह की कहानियां नाजी शासन के तहत बंदी बनाए गए सोवियत महिला कैदी जो मानवता से परे शर्तों में फंसी हुई थीं, ने प्रतिरोध के तरीके खोजे, केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि अपने अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए। लगातार खतरे के बावजूद इन महिलाओं ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया, भूमिगत नेटवर्क बनाए, भागने की योजना बनाई और नाजी प्रयासों को नष्ट किया। उनका प्रतिरोध, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों, पूर्ण उत्पीड़न के बावजूद मानव धैर्य का प्रमाण है। सक्रिय प्रतिरोध का सबसे सामान्य रूप श्रम शिविरों और कारखानों में तोड़फोड़ था। हालांकि वे अपनी जान जोखिम में डालती थीं, कई कैदियों ने जानबूझकर उपकरणों को नुकसान पहुंचाया, तैयार उत्पादों में बदलाव किया या उत्पादन प्रक्रियाओं को धीमा किया। एक प्रसिद्ध घटना है हैम्बर्ग के पास एक शस्त्रागार कारखाने की, जहां सोवियत महिला कैदियों के एक समूह ने असेंबल किए गए बुलेट्स में दोष डाल दिए। इनमें से एक थी लारिसा ज, जिन्होंने वर्षों बाद बताया,
हम जानते थे कि हर खराब बनी हुई गोली किसी के जीवन को बचा सकती थी। यह हमारे लड़ने का तरीका था। प्रतिरोध का एक और उदाहरण राइनलैंड के एक खेत पर हुआ, जहां महिला कैदियों ने बीजों को गलत पैटर्न में बोकर या उन्हें ठंड में छोड़कर फसलों को नष्ट कर दिया। हालांकि गार्ड्स ने परिणामों को नोटिस किया, वे अक्सर जिम्मेदार व्यक्तियों का पता नहीं लगा पाए क्योंकि श्रमिकों के बीच एकजुटता थी। नाजियों द्वारा लागू की गई अलगाव के बावजूद सोवियत महिला कैदियों ने एक दूसरे की मदद करने और अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए गुप्त नेटवर्क बनाए। इन नेटवर्कों ने छोटे प्रतिरोध कार्यों का आयोजन किया, भोजन, कपड़े या दवाएं साझा की और गुप्त संचार के माध्यम से आशा बनाए रखी। रेवंसब्रुक, जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए एक शिविर था, में सोवियत महिला कैदियों के एक समूह ने एक तस्करी प्रणाली स्थापित की थी जिसमें पत्र और छोटे पैकेज शामिल थे। एक जीवित बची हुई एनास्तासिया पी ने याद किया कि कैसे संदेश प्राप्त करना आशा को फिर से जीवित कर देता था। मुझे एक नोट मिला जिसमें लिखा था, हम अभी भी मजबूत हैं। उसमें कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं थी। ये संदेश किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर थे। कुछ शिविरों में भूमिगत नेटवर्कों में अन्य राष्ट्रीयताओं के श्रमिक भी शामिल थे। बर्गन बेलन में सोवियत और पोलिश महिलाएं एक साथ काम कर रही थीं, एक दूसरे को जानकारी का आदान प्रदान कर रही थीं और गार्ड्स के लिए भोजन आपूर्ति को सैबोटेजिंग कर रही थीं। यह प्रकार का सहयोग हालांकि दुर्लभ था, यह दिखाता था कि एकजुटता नाजी शासन द्वारा लगाए गए विभाजन को पार कर सकती थी। हालांकि नाजी शिविरों से भागना अत्यंत कठिन था, कुछ कैदी साहसी भागने की योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में सफल रही थीं। सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक नताशा जी की है, जिन्होंने 2 अन्य कैदियों के साथ मिलकर वारसा के पास एक खेत में एक बैरक से सुरंग खोदी थी। सुरंग संकरी और अंधेरी थी। हमने रात भर बारी बारी से खुदाई की, उन चम्मचों का इस्तेमाल किया जिन्हें हम छिपा कर रखते थे। हमें हफ्तों लग गए, लेकिन आखिरकार हम सफल हो गए, नताशा ने एक साक्षात्कार में बताया। तीनों महिलाएं गार्ड्स से बचकर पास के एक गांव में पहुंची, जहां पोलिश किसानों ने उन्हें शरण दी और फिर उन्हें स्थानीय प्रतिरोध से जोड़ने में मदद की। एक और दस्तावेजित घटना में 1954 में महिला कैदियों का एक समूह, जो जर्मनी की ओर जा रहे एक परिवहन ट्रेन पर था, अपनी जंजीरों को अस्थायी उपकरणों से तोड़ने में सफल रहा और चलती ट्रेन से कूद पड़े। हालांकि कई को फिर से पकड़ लिया गया या मार दिया गया, कुछ भागने में सफल हुई और सोवियत गुरिल्लाओं से जुड़ गईं। अब हाल की शोध ने बवेरिया के एक शिविर में प्रतिरोध का एक कम झांत मामला उजागर किया है, जहां सोवियत महिला कैदियों ने एक मौन हड़ताल की थी। कई दिनों तक उन्होंने काम करने के लिए बहुत बीमार या कमजोर होने का नाटक किया, जिससे एक सैन्य स्पेयर पार्ट्स कारखाने में उत्पादन में रुकावट आई। रिकॉर्ड से पता चलता है कि नाजी पर्यवेक्षकों, जो अपनी पूरी कार्यबल को खोने से डरते थे, अंततः बीमारी को रोकने के लिए भोजन की राशियों में थोड़ा सुधार करने के लिए मजबूर हुए। एक और दिलचस्प तथ्य जो डिक्लासिफाइड दस्तावेजों में सामने आया है, वह है गीतों और कविता का इस्तेमाल प्रतिरोध के रूप में। लिप्जिग के पास एक शिविर में महिलाएं रात के समय गुप्त बैठकों का आयोजन करती थीं, जहां वे सोवियत लोक गीत गाती थीं या कागज के टुकड़ों पर लिखी गई कविता का पाठ करती थीं। ये छोटे कार्य, हालांकि मामूली थे, ने उनकी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा और नाजियों द्वारा लगाए गए अमानवीकरण को चुनौती दी। महिला कैदियों का प्रतिरोध न केवल नाजी संचालन को और कठिन बना रहा था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी था कि सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गरिमा और मानवता के लिए संघर्ष करना संभव था। हालांकि इन महिलाओं ने अपनी बहादुरी की बड़ी कीमत चुकाई, उनके कार्यों ने दूसरों को प्रेरित किया और साहस की एक विरासत छोड़ी जो आज भी जीवित है। ओल्गायस के शब्द, जो एक शस्त्रागार कारखाने को नष्ट करने में मदद करने वाली जीवित बची हुई थी, इस भावना को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। हम यह नहीं चुन सकते थे कि हम कहां थे या हमारे साथ क्या किया गया, लेकिन हम यह चुन सकते थे कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, और हमारी प्रतिक्रिया कभी हार न मानने की थी। नरक का अंत या नरक की शुरुआत, मुक्ति और वापसी का कलंक। सोवियत कैदियों की मुक्ति ने एक अंधेरे अध्याय का अंत तो किया, लेकिन उनके कष्टों का अंत नहीं हुआ। जब सहयोगी और सोवियत सेनाएं कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर रही थीं, तो उन्हें यातना शिविरों और जबरन श्रम कैंपों का पता चला, जहां की गई क्रूरताओं का खुलासा हुआ।
हालांकि मुक्ति पाने वाली कई महिलाओं के लिए घर लौटने की आशा जल्दी ही एक नए संघर्ष में बदल गई। अस्वीकृति, अविश्वास और समाज में फिर से समायोजित होने में कठिनाई। जब सहयोगी और सोवियत सैनिकों ने शिविरों को मुक्त किया तो सोवियत कैदी अत्यधिक दयनीय स्थिति में थे। कुपोषित, बीमार और गहरे मानसिक आघात से घिरी हुई कई महिलाएं मुश्किल से चल पा रही थीं। सहयोगी सैन्य चिकित्सकों की प्रारंभिक रिपोर्टों में जीवित बचे हुए लोगों को मानव छायाएं, नाजुक और निर्बल के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसा मामला था यूलिया पी का, जो सन 1945 में अमेरिकी सैनिकों द्वारा जर्मनी में मुक्त हुई। जब वे आए तो उन्होंने हमें भय से देखा। उन्होंने हमें कंबल दिए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमें उनके पास आना चाहिए या नहीं। वर्षों में हम सैनिकों से डरना सीख चुके थे, चाहे वे कहीं से भी आए हों। कुछ महिलाओं के लिए उनकी बंदीगिरी का अंत एक उपचार प्रक्रिया की शुरुआत था, लेकिन दूसरों के लिए मुक्ति उनके लिए अनिश्चितता और डर का एहसास लेकर आई। सोवियत संघ में कैदियों की वापसी को स्टालिन शासन के अविश्वास से चिह्नित किया गया था। सोवियत विचारधारा ने कैदियों को संदिग्ध माना, यह मानते हुए कि वे शत्रु के प्रभाव से संक्रमित हो सकते थे। ये महिलाएं, जिन्होंने वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहे थे, उन्हें नायकों के रूप में नहीं बल्कि संदिग्ध के रूप में स्वागत किया गया। सन 1943 में सोवियत शासन द्वारा जारी एक डिक्री में कहा गया था कि जो कोई भी बंदी बना था उसे देशद्रोह के संभावित कृत्यों के लिए जांचा जाना चाहिए। कई मुक्ति प्राप्त महिलाओं से एनकेवीडी, जो कि आंतरिक मामलों का जनसंपर्क मंत्रालय था, ने विस्तृत पूछताछ की और फिर उन्हें छानबीन शिविरों में भेजा। कुछ महिलाओं को तो शत्रु से सहयोग करने के झूठे आरोपों पर कठोर श्रम के लिए गुलागों में भी भेजा गया। एलेना 5, जो सन 1944 में मुक्त हुई, ने वर्षों बाद कहा, जब मैं लौट कर आई तो कोई उत्सव नहीं था। गले लगाने की बजाय मुझसे सवाल पूछे गए। मुझे ऐसा महसूस कराया गया जैसे मैंने अपने देश से गद्दारी की हो। यह जैसे एक नए बंदीगिरी में गिरने जैसा था। जो महिलाएं गुलाग से बचने में सफल रही, उन्हें जीवन को फिर से स्थापित करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई महिलाओं को उन समुदायों में लौटना पड़ा जिन्होंने उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा या उनके जीवित बचने के लिए उन्हें दोषी ठहराया। एक युद्ध से गहरे आहत समाज में यह विचार कि कोई नाजी शिविरों से जीवित बचकर निकला है, संदेह के साथ लिया गया और सरकारी प्रचार ने कैदियों को संभावित देशद्रोहियों के रूप में चित्रित किया। यह कलंक केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी प्रभावित करता था। कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, राजनीतिक प्रतिकूलताओं के डर से। कई महिलाओं ने अपना नाम बदल लिया या अन्य क्षेत्रों में चली गईं, ताकि वे एक नई शुरुआत कर सकें, उन लोगों से दूर जो उन्हें जानते थे। मारिना आर, जो सन 1945 में लेनिनग्राद लौटी, ने बताया कि कैसे उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार किया। मेरी मां ने मुझसे कहा, तुम हमारे लिए शर्मिंदगी हो, हमें नहीं पता तुमने जीवित रहने के लिए क्या किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर ऐसा स्थान बनेगा जहां मुझे अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी संघर्ष करना होगा। हालांकि अधिकांश कहानियां दर्द से भरी थीं। कुछ मामलों में महिलाओं ने मदद के लिए तैयार समुदायों को पाया। कुछ ग्रामीण गांवों में जीवित बचने वाली महिलाएं कृषि सहकारी समितियों में शामिल हो गईं, जहां वे अपने अतीत के बारे में ज्यादा सवालों का सामना किए बिना काम कर सकती थीं। कुछ दिग्गजों द्वारा स्थापित संगठनों ने भी मुक्त कैदियों को भावनात्मक और भौतिक समर्थन देने का प्रयास किया, हालांकि ये पहले सीमित थीं और अक्सर राज्य द्वारा नियंत्रित की जाती थीं। एक उल्लेखनीय कहानी है नतालिया की, जो अपने बंदी जीवन को छुपाकर एक ग्रामीण स्कूल में अध्यापिका के रूप में पुनः स्थापित होने में सफल रही। दशकों तक उन्होंने अपनी इस अनुभव को कभी नहीं बताया, लेकिन सन 1980 में अपने छात्रों से साझा किया। मैंने उन्हें बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे यह भूल जाएं कि क्या हुआ, लेकिन मैं यह भी चाहती थी कि वे जानें कि जीवित रहना कोई गद्दारी नहीं है, बल्कि यह एक विजय है। हाल में हुए शोध से यह पता चला है कि कुछ मुक्त महिलाओं ने अपने अतीत को छुपाने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाए। कई महिलाओं ने पूर्व गोरिल्ला सैनिकों की मदद से दस्तावेजों को जाली बनाया, जबकि अन्य ने यह झूठी कहानियां बनाई कि वे शत्रु से कैद होने से पहले बच निकलने में सफल हो गई थीं। ये रणनीतियां उन्हें राज्य की जांच से बचने और पुनः समायोजित होने में मदद करती थीं।
एक विशेष रूप से अजीब खोज एक डायरी थी जो मिन्स्क के पास एक अबैंडन्ड बैरक में मिली, जो केवल टी के नाम से पहचानी गई एक महिला की थी। उसके पन्नों में उसने यह योजना बनाई थी कि वह सोवियत अधिकारियों को कैसे यकीन दिलाएगी कि वह शत्रु द्वारा बंदी बनाई जाने के बाद एक जासूस के रूप में काम कर रही थी, एक झूठ जिसने संभवतः उसकी जान बचाई। मुक्त सोवियत कैदी अपने अनुभव का बोझ पूरी जिंदगी ढोते रहे। कई महिलाएं चुपचाप जी रही थीं, अपने कहानी साझा करने के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों से भयभीत। यह केवल सोवियत संघ के पतन के दशकों बाद था कि कुछ जीवित बची महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से अपनी गवाही साझा की। घर लौटना एक विजय का पल होना चाहिए था, लेकिन इन महिलाओं के लिए यह एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। एक ऐसे समाज में अपनी जिंदगी और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करना जो उनके बलिदान को भूलने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि इरीना पी, एक जीवित बची हुई महिला ने कहा, हमने नाजी से शिविरों में लड़ा, लेकिन जब हम लौटे तो हमें अपने ही लोगों से यह साबित करने के लिए लड़ना पड़ा कि हम निर्दोष थे। यह घटना जो अनगिनत सोवियत महिलाओं के साथ घटी, यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ये महिलाएं एक नरक से दूसरे नरक में दाखिल हो गईं। वह नरक जो उनके अपने परिवारों और दोस्तों द्वारा अपमानित किया गया, और राजनीतिक स्तर पर भी जहां उन्हें सैद्धांतिक रूप से देशद्रोही माना गया, जबकि हम जानते हैं कि मजबूरी में उन्हें शत्रु के साथ काम करना पड़ा। अव्याख्यायित अन्याय। युद्ध के बाद के परीक्षणों में महिला कैदियों के खिलाफ अपराध। द्वितीय विश्व युद्ध निसंदेह आतंक और कष्टों की एक धरोहर छोड़ गया जिसे पचाना कठिन है, और नूरेमबर्ग ट्रायल्स नाजी शासन द्वारा किए गए अत्याचारों को न्याय दिलाने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास बन गए। हालांकि युद्ध अपराधों की दस्तावेजीकरण और अभियोजन के प्रयासों के बावजूद सोवियत महिला कैदियों के खिलाफ किए गए विशेष अपराध, विशेष रूप से यौन हिंसा और अमानवीय शोषण, मुख्य रूप से ध्यान से बाहर रहे। नूरेमबर्ग ट्रायल्स, जो सन 1945 और 1946 के बीच आयोजित हुए, युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और जातीय सफाई पर केंद्रित थे। हालांकि यौन हिंसा को एक विशिष्ट अपराध के रूप में संबोधित नहीं किया गया। सोवियत महिला कैदियों को जिन्होंने उत्पीड़न सहा था, गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया, और उनके अनुभवों को नाजी अपराधों की व्यापक कथा के तहत अदृश्य बना दिया गया। नूरेमबर्ग की कार्यवाही का विश्लेषण यह दिखाता है कि हालांकि बलात्कार और अन्य अत्याचारों का कुछ गवाहियों में उल्लेख था, इन्हें प्रमुख साक्ष्य के रूप में नहीं लिया गया। इतिहासकार वेंडी लोवर के अनुसार महिला कैदियों के खिलाफ यौन हिंसा को सहायक नुकसान के रूप में देखा गया, न कि युद्ध की एक व्यवस्थित क्रिया के रूप में। इस चुप्पी ने इन पीड़ितों के बारे में मौन बनाए रखा। रेवंसब्रुक, एक महिला कैदी शिविर का मामला उन कुछ मामलों में से एक था जहां यौन शोषण से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि अपराधियों के खिलाफ इन अपराधों के लिए विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए और पीड़ितों के लिए न्याय अधूरा छोड़ दिया गया। वर्षों बाद इतिहासकारों ने युद्धोत्तर न्यायालयों द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरने का कार्य शुरू किया। सोवियत संघ और जर्मनी में अभिलेखागार के उद्घाटन ने शोधकर्ताओं को दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान की, जिन्होंने सोवियत महिला कैदियों के खिलाफ किए गए अपराधों के पैमाने को उजागर किया। सन 1992 में एक समूह रूसी शोधकर्ताओं ने नाजी शिविरों में सोवियत महिला कैदियों की स्थितियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में पहले अज्ञात गवाहियां शामिल थीं, जैसे जिनेदा आई की गवाही, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और अन्य महिलाओं को रेवंसब्रुक में चिकित्सा प्रयोगों का शिकार बनाया गया। हमें ऐसी दवाएं दी गईं जिन्हें हम नहीं समझते थे। उसके बाद हमारे पैर सूज गए और हम में से कुछ चल नहीं सकती थीं। हमें कुछ नहीं बताया गया, हम जैसे प्रयोग के विषय थे। रिपोर्ट ने यह भी प्रकाश डाला कि कैसे यौन हिंसा को आधिपत्य स्थापित करने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस पर जोर दिया कि ये कथाएं अदालत में शायद ही कभी पहुंची, क्योंकि पीड़ितों को शर्म और कलंक का सामना करना पड़ा, न केवल सोवियत संघ में बल्कि पश्चिमी यूरोप में भी। सोवियत महिला कैदियों का द्वितीय विश्व युद्ध की सामूहिक स्मृति में स्थान जटिल और अक्सर हाशिए पर रहा। सोवियत संघ में आधिकारिक कथा लाल सेना के वीर प्रतिरोध पर केंद्रित थी, और महिला कैदियों का दुख एक असहज विषय माना गया जो देश की विजयी छवि से मेल नहीं खाता था। दशकों तक इन महिलाओं की कहानियां आधिकारिक खातों और स्मारकों से बाहर रहीं। जर्मनी में भी, जहां होलोकॉस्ट और नाजी युद्ध अपराधों की याद सबसे प्रमुख है,
सोवियत महिला कैदियों के अनुभवों को अन्य पीड़ितों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम ध्यान मिला। हाल के वर्षों में कुछ स्मारक परियोजनाओं ने इस कमी को सुधारने की कोशिश की है। सन 2005 में जर्मन इतिहासकारों के एक समूह ने बर्लिन में युद्ध में बंदी बनाई गई महिलाओं के लिए एक स्मारक का अनावरण किया, जिसमें सोवियत महिलाएं भी शामिल थीं। स्मारक पर ल्यूडमिला पी की गवाही का एक अंश अंकित है। उन्होंने हमसे सब कुछ ले लिया, लेकिन हमारी मानवता नहीं छीन सके। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के अभिलेखागार में हाल ही में एक खोज ने सहयोगी अधिकारियों के बीच यौन हिंसा की गवाहियों को संभालने में आई कठिनाइयों के बारे में पत्राचार का खुलासा किया। एक पत्र में, जो सन 1946 का था, एक अधिकारी ने चिंता व्यक्त की कि ये कथाएं बड़े अपराधों से ध्यान हटा सकती हैं। यह मानसिकता उस समय के दृष्टिकोण को दर्शाती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध न्याय का प्राथमिक उद्देश्य नहीं थे। एक और रोचक बात यह है कि अन्ना के का मामला है, जिन्होंने एक शिविर में कैद रहते हुए अपने अनुभवों को एक डायरी में दस्तावेजित किया। यह डायरी, जो सन 2011 में उनके वंशजों द्वारा पाई गई, न केवल उन अत्याचारों का विवरण देती है, बल्कि उनके द्वारा अपनी गरिमा को बनाए रखने के प्रयासों को भी प्रकट करती है। एक प्रविष्टि में उन्होंने लिखा, वे सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन हर दिन जब मैं जीवित रहती हूं तो वह एक छोटी सी जीत है जिसे वे मुझसे नहीं छीन सकते। हाल के दशकों में कुछ देशों ने इन महिलाओं के कष्टों को पहचानना शुरू किया है। सन 1997 में रूस ने युद्ध के जीवित बचे लोगों की गवाहियों को दस्तावेजित करने के लिए एक पहल शुरू की, जिसमें महिला कैदियों की गवाहियां भी शामिल थीं। हालांकि यह प्रयास देर से आया, इसने कई महिलाओं को अपनी कहानियां अंततः बताने का मौका दिया। वेरा एस की गवाही, जो इस परियोजना के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड की गई, कई जीवित बचे लोगों की भावना को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। हम मुक्त हुए, लेकिन दुनिया ने हमें भूल दिया। उन्होंने हमारी कहानी सुनने की इच्छा नहीं जताई क्योंकि यह असहज थी। मैं बस चाहती हूं कि वे यह याद रखें कि हमने क्या सहा। सोवियत महिला कैदियों की कहानी, जो नाजियों द्वारा पकड़ी गईं, द्वितीय विश्व युद्ध की यादों में एक खुली चोट बनी हुई है। हालांकि कुछ हाल की कोशिशों ने उनके बलिदान और कष्टों को सम्मानित करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि उनकी कहानियां वैश्विक ऐतिहासिक कथा में पूरी तरह से समाहित हो सके। इन महिलाओं के चारों ओर जो चुप्पी थी, उसने न केवल अन्याय को बढ़ावा दिया, बल्कि भविष्य पीढ़ियों को नाजी क्रूरता की असली सीमा को समझने से भी वंचित किया। समापन, नाजियों द्वारा पकड़ी गई सोवियत कैदियों की कहानी युद्ध के अत्याचारों और संघर्ष की मानव लागत पर एक काली छाया की तरह है। ये महिलाएं, जिन्होंने अपने देश के लिए वीरता से लड़ा, असहनीय आतंकों का सामना किया, अमानवीकरण, यौन हिंसा, जबरन श्रम और मुक्ति के बाद अस्वीकृति, इसके बावजूद उनका शारीरिक और मानसिक धैर्य मानवता की उस क्षमता का प्रमाण बन गया जो सबसे कठिन विपत्तियों का सामना कर सकती है। फिर भी दशकों तक उनका दुख, शर्म, कलंक और चयनात्मक ऐतिहासिक स्मृति की प्राथमिकताओं द्वारा मौन कर दिया गया। उनके खिलाफ किए गए अपराधों को अदालत में नजरअंदाज किया गया और उनकी कहानियों को द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक कथा में हाशिए पर डाल दिया गया। आज 80 से अधिक सालों बाद उनके बलिदान को पहचानना न केवल ऐतिहासिक न्याय का एक कार्य है, बल्कि युद्ध के आतंक को पूरी तरह से समझने की दिशा में एक कदम भी है। उनकी आवाजें, हालांकि देर से सुनी गईं, हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इन महिलाओं की स्मृति एक शिक्षा है कि क्या हुआ, अतीत का एक अमिट निशान जो एक बहुत अंधेरे, निराश और दुखद पृष्ठभूमि से चिह्नित है, लेकिन यह भी चेतावनी है कि क्या हो सकता है यदि हम अमानवीकरण और हिंसा का सामना करने से बचते हैं। जो करना बाकी है वह यह है कि हम सभी को एकजुट होकर उनके साहस और कष्टों को सम्मानित करना चाहिए। उन्हें मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक में प्रतिरोध का प्रतीक मानते हुए याद रखना चाहिए।